कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो कितने लोगों के लिए एकदम नया सब्जेक्ट है भाई? हाँ, पता है भाई। किसी बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी हो, डायरेक्ट एंट्री वाले हों, किसी ने एडवांस में पढ़ लिया हो। है जी, हाँ जी। चलिए, सो टुडे विल डिस्कस व्हाट दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट। ओके, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, स्कोरिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी अर्थमेटिक आनी चाहिए, कैलकुलेटर पे हाथ साफ होना चाहिए। ठीक है, एक दिन ये भी लेक्चर लूँगा भाई, कैलकुलेटर कैसे चलाया जाता है। ठीक है, कौन से चक्के लगाने हैं, चलाना है ना। ठीक है, चलिए। सो व्हाट दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट and why we have it in our syllabus. Okay, because एक अपना सीए कोर्स है जिसकी इंस्टीट्यूट कौन सी है? ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एक और आपका कोर्स है सीएमए। ठीक है, आईसीएमएआई, पहले इन्होंने भी आईसीआई किया था, तो दोनों में कोर्ट केस चला। अभी रिसेंटली के डालो बीच में हम। ठीक है, तो अब आईसीएमएआई सीएमए ये एक्सक्लूसिवली कॉस्ट अकाउंटेंट, अपन तो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर कॉस्ट अकाउंटेंट। तो ये सब्जेक्ट तो मेनली उनके लिए है, पर अपने लिए क्यों है ये भी आज थोड़ा अपन समझ लेते हैं। ओके, और ये भी ध्यान पड़ना चाहिए ना भाई, ऊपर कौन है नीचे कौन है। ठीक है, तो देखिए, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट दैट जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, स्पेशली ये सब्जेक्ट में एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, वी आर मेनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। यहाँ ये सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस रिटेलर के लिए नहीं है, दो होलसेलर के लिए नहीं है, मतलब ट्रेडर्स के लिए नहीं है, जो माल खरीदते हैं बेचते हैं उनके लिए नहीं है। ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो किसी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो देयर आर सो मैनी कॉस्ट इन्वॉल्व, और उन सब में उनका प्रॉपर कंट्रोलिंग, प्रॉपर कैलकुलेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ताकि वो ये डिसाइड कर सकें कि प्रोडक्ट बेचना कितने में है, अगर इतने में नहीं बिकेगा तो उसको वाइबल कैसे करना है, कॉस्ट कैसे कम की जाए, क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए, ये प्रोडक्ट में रहना है कि नहीं रहना है, नया प्रोडक्ट अगर शुरू करना है, नया बिजनेस शुरू करना है तो क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाए, ये सब्जेक्ट हमको हेल्प करता है। नाउ देयर आर सर्टेन बेसिक टर्म्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला टर्म कॉस्ट, फिर है कॉस्टिंग, और अपना सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब इट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो चलिए जी, एक नाम और लिख देता हूँ मैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, और फिर आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये चार वर्ड्स। हाँ जी, बोलो भाई। कॉस्ट, ये तो आप लोग बता ही सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? हाँ जी, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो भी खर्चा लगा, अप टू सेल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, सेलिंग पोजीशन तक लाने के लिए टोटल अमाउंट स्पेंड होगा। तो देखिए, कॉस्ट की डेफिनेशन है, इट इज़ द एक्सपेंडिचर, खर्चा है भाई।
to manufacture a product. ओके तो अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो उसको बनाने का जो भी खर्चा लगा, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर जो लगा दैट इज कॉस्ट। और अगर मैं प्रोडक्ट नहीं हूँ, कोई सर्विस रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, इन प्रोवाइडिंग अ सर्विस। तो अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उसको बनाने का खर्चा कॉस्ट है। अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ तो सर्विस को देने के लिए जो मेरी कॉस्ट खर्चा लगता है वो भी क्या है, कॉस्ट है। दिस इज द डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है एक्सपेंडिचर। अब अगर मैं प्रोडक्ट के रेफरेंस में बात करूँ, सपोज ये प्रोडक्ट एक पेन बना रहे हैं, तो इस पेन को बनाने के लिए जो भी खर्चा लगा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ पेन। अब वो खर्चों को ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। इस खर्चे को जो बनाने का खर्चा हुआ, मान लीजिए आपने कहा भाई 12 रुपये लगे। अब मैं पूछूंगा 12 रुपये में क्या क्या लगा, आप कहेंगे इस पेन को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स लेके आया, उन मटेरियल को मैंने मिक्स किया, ये किया, तब जाके पेन बना। अब आप रॉ मटेरियल लाए, सिर्फ लाने से तो पेन नहीं बना, आपने कहा इनको मिक्सिंग किया, ये किया, वो किया, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, इंसानों की ज़रूरत पड़ी, लेबर की। और अब सिर्फ लेबर आ गया, उसने हाथ लगा दिया मटेरियल से, उससे तो काम हुआ नहीं। हो सकता है मशीनें भी लगी, फैक्ट्री लगानी पड़ी, ये करना पड़ा, तो दूसरे भी कई सारे खर्चे और लगे। तो उन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इस एक्सपेंडिचर में 3 चीज़ें होगी, एक तो होगा मटेरियल, एक क्या होगा लेबर, और एक क्या होगा एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, जब मैंने कहा कि इस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 12 रुपये आई, तो 12 रुपीज़ क्या बोलेंगे, कॉस्ट। अब 12 रुपीज़ में मैं आपको पूछूं कि मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, ओवरहेड्स कितना है, आप कहेंगे रुको उसका सब क्लासिफिकेशन करके ढंग से कैलकुलेट करके। अच्छा, वैसे भी ये 12 रुपये की कैलकुलेशन आपने पहले ही सब माता बच्ची करके फिर निकाली होगी। अब मैं आपसे पूछूं माता बच्ची क्या क्या की बताओ भाई, तो आपने कहा देखो साहब ये 4 तरह के रॉ मटेरियल लगे, ठीक है, ये इतने इतने में आए, ये 2 तरह के वर्कर लगे, इनको इतना इतना पैसा दिया, ये दूसरे खर्चे और लगे, इस तरह से 12 रुपये की कॉस्ट आई है। सो दैट क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है कि ये मटेरियल का खर्चा है, ये लेबर का खर्चा है, ये एक्सपेंसेस का खर्चा है, ये क्लासिफिकेशन और एनालिसिस जो है ऑफ दिस एक्सपेंडिचर ऑफ 12 रुपीज़ इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्टिंग का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। मतलब देखिए कॉस्ट में तो क्या हो गया, 12 रुपये ये कॉस्ट है। अब उस 12 रुपये का क्लासिफिकेशन एनालिसिस कि इसमें मटेरियल कितना है, इसमें लेबर कितना है, इसमें एक्सपेंसेस कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। क्लियर भाई, सब्जेक्ट इसी से समझ में आ जाएगा। ओके, और इससे अपना कोर्स कंटेंट भी समझ में आ जाएगा कि हमारे कोर्स में हमारा काम क्या क्या है। अब मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस आपने सब कर दिया अलग अलग। अब अलग अलग तो कर दिया, अब ये रिपोर्ट बना के किसको दी जाएगी, है जी, मैनेजमेंट को। ओके, अब मैनेजमेंट को आप जब ये इंफॉर्मेशन देंगे तो आप कहेंगे कैसे बना के दूं, किस फॉर्मेट में बना के दूं, इट विल डिपेंड आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, आपका इंडस्ट्री क्या है, आपके खर्चे किस फॉर्म में होते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेजने के कई सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। तो अब वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन किस तरह से प्रेजेंट की जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ, इवन मैं ये भी कह सकता हूँ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस अलग अलग तो कर लिए, अब इनकी अकाउंटिंग भी तो करनी पड़ेगी। आप कहेंगे अकाउंटिंग तो हम कर ही रहे हैं 11-12 से, वो कौन सी अकाउंटिंग है, फिनेंशियल अकाउंटिंग। अब यहाँ इस सब्जेक्ट में कौन सी आ गई है, कॉस्ट अकाउंटिंग। आप कहेंगे ये भी वापस से होगी क्या, ऑफ कोर्स वापस से होगी, एक पूरा चैप्टर ही अपना अकाउंटिंग एंट्रीज पे है। ठीक है, किस तरह से कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो अब आप कहेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग of all these 3 costs, material, labor, expenses, and its presentation to management। तो
तो अब इसका अकाउंटिंग, एक्यूमुलेशन और मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ वेरियस डिफरेंट वेज। अब ये वेज का थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। अलग अलग इंडस्ट्री के लिए ये रिपोर्ट मैनेजमेंट को देने का सिस्टम अलग अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल वापस लेता हूँ, ये पेन। आपने कहा ये पेन के लिए हम सबसे पहले बाज़ार से क्या ख़रीद के लाते हैं? प्लास्टिक ख़रीद के लाते हैं। फिर उस प्लास्टिक को सबसे पहले क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। मेल्ट करके इसके जो संचे बने हुए होते हैं वो उसमें डालते हैं ताकि इस डिज़ाइन में क्या हो जाए? प्लास्टिक फ्रीज़ होकर के बन जाए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस, ये फ्रीज़ होकर के जब इसका शेप बन जाता है हम अगले प्रोसेस को पकड़ाते हैं। वो फिर क्या करता है? इसमें वो जो अंदर का इंक विंक वाला काम है वो करता है, ठीक है। फिर थर्ड प्रोसेस में जाता है, वो इस पर क्या करता है? प्रिंटिंग वगैरह कर देता है। फिर फोर्थ प्रोसेस में जाता है, वो उसकी पैकिंग वैकिंग कर देता है। इसका मतलब मेरा जो बिज़नेस है, जो फैक्ट्री का स्ट्रक्चर है, उसमें 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4। हर प्रोसेस में एक स्पेसिफिक काम किया जाता है। तो अब मैं मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट बनाऊंगा वो मैं प्रोसेस वाइज बनाऊंगा। प्रोसेस 1 में मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस कितना लगा, 2 में कितना लगा, 3 में कितना लगा, 4 में कितना लगा, और फिर टोटल भी हो जाएगी। आप कहीं थे क्यों माता बच्ची कर रहे हो? सीधा ही जोड़ दो ना, टोटल मटेरियल इतना लगा, टोटल लेबर इतना लगा, टोटल एक्सपेंसेस इतना लगा, आएगी तो जोड़ 12 रुपये ही। तो अभी अपन ने बात की थी ना, टोटल 12 रुपये। अब आप कैसे ही लगड़ लो माता बच्ची, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है ही कॉस्टिंग की माता बच्ची करने के लिए। 12 रुपये तो पहले से अवेलेबल ही था। वाई आई नीड सो मच ऑफ द डिटेल? अच्छा, ये रिपोर्ट किसको जा रही है? शोल्डर्स का कोई रोल नहीं है, आउटसाइडर्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल टुगेदर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। रीज़न, अब अगर मुझे पता चला कि मटेरियल टोटल 8 रुपये लगता है, उसमें से 3 रुपये इस प्रोसेस में लग रहा है, 2 इधर लग रहा है, कुछ इधर लग रहा है। अब आप जब प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन शुरू करेंगे, अब आपने देखा प्रोसेस 1 में 3 रुपये का मटेरियल क्या लग रहा है भाई इतना, तो आपने कहा साहब ये प्लास्टिक आ रहा है, ठीक है, इतना इतना एक पेन में जा रहा है। अच्छा एक काम करो, थोड़ा पतला करो ताकि ये 3 रुपये का क्या हो सके, 2.5 रुपये हो सके। कल मैंने एग्जांपल एक और भी लिया था ना, मेटल एल्युमिनियम की जगह क्या कर दो, प्लास्टिक काम में ले हो। तो आप कुछ इस तरह से इवैल्यूएशन कर पाएंगे। मतलब जितना डिटेल्ड आपके पास ब्रेकअप अवेलेबल होगा, मैनेजमेंट तभी क्या कर पाएगा, उस पर कुछ एक्शन ले पाएगा, कुछ डिसीजन ले पाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री हमारा ये कॉस्ट कलेक्शन, एक्यूमुलेशन एंड प्रेजेंटेशन जो है वो अलग अलग होगा। तो जब प्रोसेस वाइज ये डिटेल भेजी जाती है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में झमेला ही नहीं है, एक ही मशीन है, मटेरियल इनपुट करते हैं, सीधा फिनिश गुड्स बन के बाहर आता है। अलग अलग प्रोसेसेस है ही नहीं। तब तो वो क्या करेगा, सीधा यही टोटल देगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक ही कॉस्ट शीट बना लो। कॉस्ट शीट बना ली कि भाई ये खर्चे लग रहे हैं। अब वो कॉस्ट शीट भी, सपोज़ कोई कंपनी है, वो जब कोई ऑर्डर आता है तभी काम करते हैं, भाई ये ऑर्डर आया, इसका काम करके दे दिया। यानी कि वो ऑर्डर वाइज क्या करेंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे। हर ऑर्डर की कॉस्ट शीट अलग, यानी कि एक तरह से जॉब मिला तो जॉब वाइज बनाएंगे। कुछ कंपनीज़ में क्या सिस्टम होता है, जब भी मैन्युफैक्चरिंग होगी एक फ़िक्स बैच साइज़ में होती है कि एक बार में हमेशा 100 यूनिट बनाने हैं। लोग लॉट में ही मैन्युफैक्चर करते हैं कि इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, मशीन में इतना ही जा सकता है। घर पे वॉशिंग मशीन होती है ना, ठीक है। अब आप बोलो सिर्फ मेरा एक शर्ट दो, घर वाले कहेंगे अच्छा। देयर इज़ अ लॉट साइज़ कि नहीं, 10-15 कपड़े इकट्ठे होंगे तब एक साथ में मशीन में डाल के साफ़ कर दिए जाएंगे। तो वहाँ पे आप कहेंगे वो बैच वाइज क्या करते हैं, कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, वो जिस तरह से अपना बिजनेस करते हैं, उसके मिठाई की दुकान वाला है, 1-1 किलो मिठाई बनाएगा क्या? वो कहेगा नहीं, मिनिमम एक बार में 25 किलो 50 किलो जैसा भी है 20 किलो तो मिठाई बनानी पड़ेगी। यानी कि वो एक बैच में क्या करते हैं, काम करते हैं। अब कुछ वो जो केटरिंग वाले हैं, हाँ वो तो आपने ऑर्डर दिया,
कि भाई 50 जनों को खाना करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो क्या होगा, उस जॉब के जितना ही क्या करेगा, काम करके देगा। यानी कि वो कॉस्ट शीट कैसे निकालेगा, जॉब वाइज। मिठाई की दुकान वाला कैसे निकालेगा, बैच वाइज, लॉट वाइज, जिसको हम बोल सकते हैं। देन अब और समझिए, कोई सर्विस इंडस्ट्री है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, हाँ, वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। आप कहें हमारा कोई रोल है क्या कॉस्टिंग का, कॉस्ट हम भी कैलकुलेट करेंगे, फीस फिक्स करनी हो, ठीक है, खर्चा कहीं कम करना हो, ठीक है, या किस तरह से कुछ और एडिशन किया जा सके, क्या चेंजेस किए जा सकें। तो सर्विस सेक्टर, स्पेशली होटल, सर्विस सेक्टर ही है। आपने रूम किराए पे लिया, यूज़ किया, वो रूम रेंट कितना रखना है, हॉस्पिटल, पेशेंट से कितना पैसा वसूल करना है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से जयपुर आपको जाना है, बस का या ट्रेन का फ्लाइट का फेयर कितना होना चाहिए। तो दे ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट। हाँ, उस सेक्टर में मटेरियल नहीं के बराबर होगा, पर लेबर और एक्सपेंसेस तो होंगे ही। तो अगेन वो सर्विस, किस तरह की सर्विस दे रहे हैं उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सर्विस सेक्टर अपनी कॉस्ट शीट अलग से बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग वाले अपनी कॉस्ट शीट अलग से बनाएंगे। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो हर कॉन्ट्रैक्ट का क्या करेगा, अलग अलग हिसाब किताब बनाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या करेगा, अलग अलग कॉस्ट शीट बनाएगा। कोई इंडस्ट्री ऐसी है, रॉ मटेरियल को जब प्रोसेस करते हैं, एक नहीं 2-3 फिनिश गुड्स बनते हैं। तो होता है ना क्रूड ऑयल, आप क्रूड ऑयल को जब प्रोसेस करते हो तो पेट्रोल भी अलग होता है, डीजल भी अलग होता है, गैस भी निकलती है, ये वो। अब आपने खर्चा तो किया, एक प्रोडक्ट बन गए 4, तो चारों की कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, बांटनी पड़ेगी। तो अब आपको अगर वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेजनी है तो सब ढंग से तो भेजो, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट इन रिपोर्ट के बेसिस पे क्या करेगा, डिसीजन लेगा। तो आप कहेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, क्या है, उसके हिसाब से हमको रिपोर्ट बना के भेजनी पड़ेगी। तो ये सारा काम किस में आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग, कि किस तरह से उसकी अकाउंटिंग करनी है ताकि मैनेजमेंट को जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल हो जाए। अब मैनेजमेंट के पास ये सब रिपोर्टें आ गई, अब मैनेजमेंट इसको देख के क्या करेगा, डिसीजंस लेगा। डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्रोडक्ट की वाइबिलिटी, ठीक है, कोई नया ऑर्डर आया उसके लिए क्या भाव कोट करना है, ये भी तो है ना। आपके यहाँ से कॉस्ट शीट आ गई, आपको पता चल गया अभी अपने प्रोडक्ट को बनाने के 12 रुपये की कॉस्ट आ रही है। अब इसी पेन का एक्सपोर्ट ऑर्डर आया, तो ज़रूरी थोड़ी एक डोमेस्टिक में भाव चल रहा है वही रेट पे दूंगा। आप कहेंगे चलो मैं रिवैल्यूएट करता हूँ, मैं इसको कितने में दे सकता हूँ, बड़ा ऑर्डर आया तो क्या रेट पे दे सकता हूँ, ठीक है। कोई प्रोडक्ट अगर मुझे बंद करना है कि वाइबल ही नहीं है, बंद करो, या किसी प्रोडक्ट, सबसे बड़ा काम प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करना है, कम करना है, तो ये सब मैनेजमेंट बैठ के क्या करेगा, डिसीजन लेगा। तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अपने सीए इंटर के सिलेबस में जो मेन फोकस है ना, वो कॉस्ट को कंट्रोल करने को लेकर के है। तो इसका एक टेक्निक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब हम हर प्रोडक्ट की एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दें कि ये प्रोडक्ट जब भी बनाओगे 10 रुपये में बनना चाहिए। अब अगर 10 की जगह 11 होगा तो मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल, तनख्वाह में से पैसे काट ले जाएंगे, या इंसेंटिव नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा। 10 से कम में बना लिया तो इंसेंटिव मिलेगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ अ टेक्निक जिससे हम कॉस्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल में लेके आते हैं। इसी से मिलती जुलती एक और टेक्निक है कॉल्ड एज बजटिंग। बजटिंग भी वही चीज़ है, आप बजट्स बना दीजिए क्या क्या खर्चा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो अपने आप ही वो मैनेजर वो देख के काम करेगा। और एक जो मैंने अभी आपको पहले बात करा था, मैनेजमेंट को कई सारे डिसीजन लेने होते हैं कि एक्सपोर्ट करूं कि नहीं करूं, कितने कम से कम ऑर्डर मिलना चाहिए, ये प्रोडक्ट की वाइबिलिटी कितने पर है, क्या नहीं है, कितने में बेचा जाए। तो उसका एक चैप्टर है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। ये मैंने पूरा सिलेबस लिख दिया है। कॉस्टिंग, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये मेरे पहले 4 चैप्टर हैं। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस में 2 हैं, ठीक है, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न, ठीक है।
उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्ट शीट, बैच, सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट बाई प्रोडक्ट्स, फिर एक और इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज, ये सब किसके अंदर आ गया? कॉस्ट अकाउंटिंग। और लास्ट वाला पार्ट क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको कॉस्ट अकाउंटेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, कि अब उसको मैनेज किया जाए। मैनेजमेंट किस तरह से अब ये कॉस्ट को कम करने का या इसके बेसिस पे डिसीजन ले सकता है, ये हमारे लास्ट 3 चैप्टर हैं। ओके, CA फाइनल इज़ ऑल अबाउट दिस एंड बियॉन्ड। CA फाइनल का जो है वो कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, कि किस तरह से कॉस्ट को कम किया जाए। और आज का ज़माना थोड़ा चेंज हो गया है। पहले आजकल बिज़नेस मॉडल जो है वो लाइट बिज़नेस मॉडल हो गए हैं। लाइट बिज़नेस मॉडल मतलब इन्वेस्टमेंट कम से कम। पहले का क्या सिस्टम था? हैवी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर बिज़नेस करो। अच्छा, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो हर कोई घुस ही नहीं सकता। अब आजकल लोग क्या ढूंढते हैं? लाइट बिज़नेस मॉडल हो, जैसे ओला, उबर, खुद की एक भी गाड़ी नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट किस में है? टेक्नोलॉजी में जो है, ठीक है। तो आज की कंपनियां भी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स खुद बनाने के बजाय क्या सोचती है? किसी और से बनवा लिया जाए, अपना बस ठप्पा लगाया, बेचा, तो अपना इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। सो दैट इज़ हाउ बिजनेस सिनेरियोज आर चेंजिंग। एंड अब आज के ज़माने में इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस की बात करें तो अगर 20 साल पहले की बात करें, जब कंपटीशन नहीं के बराबर था, और था तो भी कौन सा? लोकल लेवल का, कि शहर में 2 जनों का कंपटीशन है, 2 मिर्ची बड़े वालों का, ठीक है। तो अब उसमें प्राइसिंग वाज मोस्टली कॉस्ट ड्रिवन। मतलब अगर मेरे प्रोडक्ट की बनाने की कॉस्ट 15 रुपये आ रही है तो मैं इसमें 2-4 रुपया जोड़ के इतने में बेचूंगा, अपने आप ग्राहक लेके जाएगा, क्योंकि उसके पास चॉइसेस नहीं हैं, अल्टरनेटिव्स नहीं है, लेना ही पड़ेगा। बट नाउ कंपटीशन का जो लेवल है वो लोकल नहीं है, वो नेशनल भी नहीं है, इंटरनेशनल। आजकल आप सीधा फॉरेन से ही क्या कर सकते हो? माल मंगा सकते हो, ठीक है। तो अब उस केस में प्रोडक्ट की कॉस्ट मेरी 15 आ रही है, मैं 20 में बेचना चाहूँ, और बाहर दुनिया में वही प्रोडक्ट अगर 16 रुपये में बिक रहा है तो मेरे से कोई नहीं लेगा। ओके, देखिए, कहा भी जाता है बिज़नेस में अगर सरवाइव करना है तो आपके पास 3 चॉइसेस होती है, ठीक है। या तो आप निश सेगमेंट में काम करो, मतलब एकदम हाई लेवल, ठीक है, मतलब लोगों से लेना देना ही नहीं है, रोल्स रॉयस, ठीक है। आप वो क्यों बिकती है? क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है, हर कोई ले ही नहीं सकता, ठीक है। तो जिसको ये है कि मेरे पास जो गाड़ी वो पड़ोसी नहीं खरीद सके, ठीक है, तो वो फिर वो ऐसी गाड़ी लेगा। तो अपने आप ही वो स्टेटस सिंबल अटैच्ड है। ये नहीं कि रोल्स रॉयस 2.5 करोड़ में दे रहा है तो 2 करोड़ तो उसकी कॉस्ट आती होगी, हो सकता है उसकी कॉस्ट 50 लाख की आती होगी, 1 करोड़ ही आती होगी, हाँ, पर उसको यूनिट्स भी तो बहुत कम बेचने हैं, तो वसूली जो करनी है वो लिमिटेड यूनिट से करनी है, तो प्राइसिंग क्या होगी? ज़्यादा। या तो आप निश सेगमेंट में काम करके प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है कि आपका मास प्रोडक्ट है, जो सब पूरी दुनिया काम ले रही है, वही प्रोडक्ट आप भी बना रहे हो, बट आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी दूसरों से बेटर है, ठीक है। तो अगर सेम भाव पे अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा होगा तो व्हाट विल हैपन? कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आप बिज़नेस में सर्वाइव कर सकते हो। और अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ग्राहकों दूसरे प्रोडक्ट्स के जैसी ही है तो बिज़नेस में सर्वाइव कब कर पाओगे? जब आपकी प्राइस दूसरों से कम हो। मतलब या तो आप लो प्राइस का एडवांटेज ले सकते हो, सस्ता बेच के बाज़ार में टिके रह सकते हो, या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपकी क्वालिटी इंप्रूव करके, या निश सेगमेंट, ठीक है। तो अब मास लेवल पे अगर काम करना है तो एक ही तरीका होता है, ठीक है, कि आपकी प्राइस क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटिटिव। या तो सेम भाव पे प्रोडक्ट अच्छा दो दूसरों से, या दूसरों के जैसा ही प्रोडक्ट है तो रेट फिर क्या करो? कम रखो, तो अपने आप लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसका मतलब प्राइस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, वो निश सेगमेंट छोड़ दें,
बाकी तो सब में प्राइस वॉर इज़ फियर्स। और वहाँ पर अगर बिजनेस में टिकना है तो आपको अपना प्रोडक्ट वाइबल अगर रखना है तो प्राइस तो आपके हाथ में है नहीं, आपके हाथ में सिर्फ एक ही है, क्या? कॉस्ट को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो दैट इज़ वाई द importance of this subject has increased like anything. Okay, that this subject will tell you the exact minute details of the cost. तो जब आपको कॉस्ट की पूरी डिटेल पता रहेगी तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे कमी की जा सकती है वो आप आराम से सोच सकते हैं। एक तो एक फिनेंशियल अकाउंट तो आपको देगा 12 रुपये कॉस्ट आती है, आप बोलेंगे इसमें थोड़ा डिटेल तो देगा, वो नहीं है। एक 12 रुपये में ढूंढना कि भाई ठीक है कहाँ कम करूँ, और एक इस 3 रुपये में ढूंढना है कि मैं कितना कम करूँ, तो ऑब्वियसली इजी कहाँ पे होगा? 3 रुपये में से कम करना। सो दैट इज़ हाउ कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन कंटेलमेंट रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। अब रियल लाइफ में आप कहेंगे हमारा क्या काम आएगा? तो देखो भाई, ये जो काम है ना ये CMA का है। अपना काम मैनेजरियल रोल, ठीक है। इसका मतलब ये सब रिपोर्ट तो आप कहेंगे वो बना के दे देगा, उसके बेसिस पे डिसीजंस जो लेने हैं, जो स्टैंडर्ड सेट करने हैं, जो बजटिंग करनी है, जो डिसीजंस लेने हैं, उसमें CA का रोल है। तो आप कहेंगे फिर तो ये 3 चैप्टर ही रखने चाहिए थे कोर्स में, सब रखे ही क्यों? अच्छा, CA बनने के बाद आप अकाउंट्स लिखने का काम करोगे क्या? वो BCom वाला लिखेगा, फिर अपन ने क्यों पढ़ा? क्योंकि फाइनल अकाउंट्स भी हम तभी बना पाएंगे जब अकाउंट्स आते हों। डॉक्टर बनने के बाद इंजेक्शन लगाने का काम कंपाउंडर ही करता है, पर सीखना तो उसको भी पड़ता है। तो वैसे ही अब आप ये चीज़ तभी अप्लाई कर पाओगे ना जब आप पहले इनको समझते हो कि रिपोर्ट बनी कैसे, इसका यूज़ कैसे करना है। तो इसलिए कोर्स में तो अब शुरुआत से करना ही पड़ेगा, तब जा कर के अपन आगे डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। CA फाइनल इसके आगे का है। CA फाइनल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी है, बजट भी है, मार्जिनल भी है, बट देर आर वेरियस अदर कॉन्सेप्ट्स। वो मैनेजियल कॉन्सेप्ट्स है ब्रॉडली, किस तरह से कॉस्ट कम की जा सकती है। ओके, जैसे वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस, CA फाइनल की बात कर रहा हूँ। ओके, मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू चेन आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से काम से प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। जैसे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाते हो, कन्वर्ट करते हो, आप खूब सारे काम करते हो, उसमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है, कुछ काम फालतू में ही कर रहे हो जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट कहता है कि आप ऐसे नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करो, उनको क्या करो? एलिमिनेट करो। ओके, फॉर एग्जांपल आप रॉ मटेरियल ख़रीद के लाए, गोडाउन में रखा, गोडाउन का भाड़ा दिया। अब गोडाउन का भाड़ा देने से प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है क्या? तो कहता है एलिमिनेट करो। आप कहीं भाड़ा कैसे एलिमिनेट करो? ठीक है, तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज जस्ट इन टाइम, JIT। थोड़ा अपन यहाँ पे भी पढ़ेंगे, CA फाइनल में फिर से डिटेल में आएगा। अब वो जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है? मटेरियल उसी वक्त खरीदो जब आपको चाहिए। मतलब सप्लायर के यहाँ से मटेरियल आया, उसको बोलेंगे सीधा मशीन में ही खाली कर भाई, गोडाउन है ही नहीं हमारे यहाँ पे। और आज की तारीख में कई सारी कंपनियाँ दे आर वर्किंग ऑन जस्ट इन टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एज लीन, मतलब वही थिन बिजनेस पॉलिसी कि हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? कम से कम। अब देखिए सिर्फ गोडाउन का भाड़ा ही नहीं बचा, पैसा। यही अगर आप 1 महीने तक गोडाउन में रखते, 1 महीने तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, उसका ब्याज, अब वो सब ख़त्म हुआ। वेस्टेज, डिटोरिएशन, रिस्क ऑफ थेफ्ट ख़त्म हुई। ठीक है, स्टोर करके रखने का, हटाने का, लाने का, वो सब झंझट क्या हुआ? ख़त्म हुआ। ओके, तो सो मैनी थिंग्स एलिमिनेट। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स विच आर इन्वॉल्विंग दैट किस तरह से प्रोडक्ट की कॉस्ट कम की जाए। तो CA फाइनल में से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा आएंगे भाई, ये थ्योरेटिकल है, इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, बट इट विल बी अ केस स्टडीज़ एंड ऑल दैट। अभी अपना जो इस चैप्टर है, सिलेबस है, वो प्रैक्टिकल वाला है। तो अपने चैप्टर सबसे पहला मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, ठीक है। वंस वी आर डन विथ इट, देन अब इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, किस तरह से प्रोसेस अकाउंट बनाना है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट तो आपके कोर्स में से हटा दिया इस बार नए सिलेबस में से।
उसका एक रीज़न था, वो अपन अकाउंट्स में जब एएस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, दोनों में कन्फ्लिक्ट था। अकाउंट्स से एएस 7 कुछ और बोलता है, यहाँ कुछ और था। इंस्टीट्यूट ने कहा दोनों अपने ही सब्जेक्ट है, झगड़ा हटाओ, वैसे भी अकाउंट्स में कवर हो ही रहा है तो यहाँ से इसको हटा ही दिया। तो वी हैव जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, तो वो किस तरह से कॉस्ट की कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन करनी है, और लास्ट में ये 3 चैप्टर्स। ओके अब जो पहला चैप्टर है अपना मटेरियल कॉस्ट। तो देखिए कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी मटेरियल लगते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो वो सब मटेरियल हुए, बट स्टिल ये 3 चीज़ें हैं। वन इज मटेरियल, नाउ माय क्वेश्चन, ये पेन, इसके लिए प्लास्टिक क्या है? मटेरियल है। हाँ, इसके लिए जो कार्टून है जिसमें बॉक्स में पैक करके देंगे, मटेरियल नहीं है वो, कार्टून भी मैं ही बनाता हूँ। चलिए, अब ये जो मशीन पे बनता है, ठीक है, वो मशीन के लिए मुझे कोयला चाहिए होता है आँख देने के लिए ताकि प्लास्टिक मेल्ट हो सके। कोयला क्या है? एक्सपेंस है, मटेरियल है। अच्छा, लेबर में कौन कौन लोग आएंगे? सीए बैठा है, ठीक है, ऑडिटर, प्रोडक्ट को बनाने के पीछे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी भी सैलरी तो इस प्रोडक्ट से ही आ रही है ना, इसी को जुड़ेगी है जी। फिजिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट वही, बना नहीं रहा ना सर, अकाउंटिंग संभाल सर, तो उसकी भी कॉस्ट आती है, इसमें तो जुड़ेगी सर। अच्छा, उसके ऊपर जो सुपरवाइज़र है वो हाथ से काम बना रहा है, हैं वॉचमैन फैक्ट्री के गेट पे जो बैठा है, सबसे ज़्यादा ध्यान तो वो रख रहा है, रोज़ शाम को चेक करता है कुछ लेके नहीं जा रहे हो। ये सब एक्सपेंसेस में आएंगे। देखिए भाई सुनो, मेरी फैक्ट्री में जितनी भी तरह की फिजिकल कमोडिटीज़ आती है, ठीक है, चाहे वो इस प्रोडक्ट के अंदर जा रही है, चाहे वो कोयला इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं जा रहा है, सब मटेरियल है। और मैं फैक्ट्री के पेरोल में, मतलब फैक्ट्री क्या, कंपनी के पेरोल में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर ऑल लेबर कॉस्ट। हाँ, अपन थोड़ा चलो नाम चेंज कर देता हूँ, आपको नाम अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा सीए को लेबर कैसे बोल दिया, ठीक है। है तो एम्प्लॉय, अब तो ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट में तो बैठेगा। हाँ, अब ऑडिटर मेरे पेरोल पे है क्या? नहीं, पैसे तो हर कोई लेता है भाई, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे फिर इसीलिए फिट होगा ना, मैं इसीलिए बोला जो मेरे पेरोल पर है, ठीक है, वो सब क्या हो गया? एम्प्लॉय कॉस्ट। इसीलिए वर्ड क्या यूज़ किया? एम्प्लॉय। आप दूसरे जो भी है, जो मटेरियल नहीं है और जो एम्प्लॉय नहीं है, उन सबको मैं क्या बोलूँगा? एक्सपेंसेस। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी मशीन को चलाने के लिए आपने कहा कोयला चाहिए, मटेरियल है, उससे मशीन चल रही है। ओके, उसके लिए आदमी रखे हुए हैं जो मशीन को हैंडल कर रहे हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट है। ओके, अब वो मशीन मैंने किराए पे ली हुई है, उसका किराया पे कर रहा हूँ, वो ना तो मटेरियल है ना लेबर है, वो क्या हो गया? एक्सपेंस। फैक्ट्री का किराया पे कर रहा हूँ, वो क्या हो गया? एक्सपेंस। फैक्ट्री का रिपेयर मेंटेनेंस पे कर रहा हूँ, एक्सपेंस। अब फैक्ट्री की रिपेयरिंग के लिए मटेरियल मैंने ही खरीदा और फिर रिपेयरिंग कराऊंगा, तो वो मटेरियल हो गया, एक बार वो मटेरियल हो गया ना, मैंने फिजिकली ख़रीदा है। अब आदमियों को, खुद के ही आदमियों को बोला चल तो ही सीमेंट लगा दे, अब क्या लोगों को बुलाना,
11-12 से करते आ रहे हो। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, वेजेस में से माइनस किया, आप कहाँ ले जाओगे वो अलग बात है, बट एक बार वो क्या है, मटेरियल लेबर, वो अलग बात है। आप कहेंगे प्रोडक्ट का मटेरियल लेबर थोड़ी है, मैंने बोला भी नहीं, पर एक बार वो क्या है, मटेरियल और लेबर। अब ये सब्जेक्ट क्या बोलता है कि आपके जो मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेस हैं, ये तीनों दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होंगे। वन इज डायरेक्ट, अनदर इज इनडायरेक्ट। मतलब मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, लेबर भी डायरेक्ट लेबर हो सकता है, एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, मटेरियल इनडायरेक्ट हो सकता है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी इनडायरेक्ट हो सकती है, एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट हो सकते हैं। ओके, और इस सब्जेक्ट में जब भी मैं वर्ड यूज़ करता हूँ मटेरियल, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल की। दो मटेरियल इंक्लूड्स बोथ, बट जब भी मैं कहूँगा इस प्रोडक्ट में बताइए मटेरियल कितना लगा, इसका मतलब मैं इनडायरेक्ट की नहीं किसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट की। जब भी मैं कहता हूँ लेबर कितना लगा, मैं इनडायरेक्ट की नहीं किसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट की। और अगर मैं एक्सपेंसेस भी बोल रहा हूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट की। तो आप कहेंगे फिर इनडायरेक्ट वालों का क्या होगा, तो इनडायरेक्ट दे आर कलेक्टिवली, मतलब मटीरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ओवरहेड्स। सर के ऊपर बाहर, हेड के ऊपर, ठीक है, तो दे आर ओवरहेड्स। अब लिसन, आपने एक चॉकलेट खरीदी, उस चॉकलेट के रैपर पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं कि इस चॉकलेट में क्या क्या है। उसमें लिखा हुआ कोको पाउडर है, मिल्क है, शुगर है, कुछ फ्लेवर्स भी वो कुछ होता है ना, इमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स, वो सब ऐड किए हुए हैं। वो जो जो उस चॉकलेट के अंदर है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं उनको क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल। अब उस चॉकलेट को बनाने के लिए अगेन वही मशीन, कढ़ाई, दूध गर्म किया, नीचे लकड़ी कोयला डाला। हाँ, वो कोयला चॉकलेट के अंदर है क्या? अभी तक चारकोल टूथपेस्ट तो आता है, चारकोल चॉकलेट नहीं आई। आ गई हो मेरे को पता नहीं है, नहीं चारकोल पिज़्ज़ा आता है, चारकोल, ठीक है, टूथपेस्ट आता है, ठीक है। तो अब वो कोयला अगर चॉकलेट के अंदर नहीं है, ठीक है, तो वो मटेरियल कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट। उसके लिए फ्यूल लगा, आपने कहा नहीं नहीं हम तो कोयला लकड़ी काम में नहीं लेते, डीजल से ही जलाते हैं, तो डीजल भी मेरे लिए मटेरियल हुआ, बट वो डायरेक्ट नहीं, कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब उस चॉकलेट को बनाने के लिए जो जो डायरेक्ट वर्कर्स लगे हुए थे, जिसने दूध मिक्स किया, दूध गर्म किया, ये किया वो किया, वो सब डायरेक्ट लेबर। पर अब उनके ऊपर आपने सुपरवाइज़र लगा रखा था, आपने उस पर एक फोरमैन लगा रखा था, फैक्ट्री का मैनेजर हुआ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो वाले लोग हुए, ठीक है, ये सब डायरेक्ट वर्कर्स नहीं होकर के क्या हो गए, इनडायरेक्ट। सेल्स स्टाफ है तो सब एम्प्लॉयज़, वो डायरेक्ट नहीं होकर के क्या हो गए, इनडायरेक्ट। अब एक्सपेंसेस, आप कहेंगे एक्सपेंसेस में डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। मैंने एग्जांपल लिया, ये मशीन जिस पे प्रोडक्ट बनता है वो मैं किराए पे लेके आया, उस मशीन का किराया डायरेक्टली इस प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाइबल है, तो क्या हो गया, डायरेक्ट। फैक्ट्री का किराया, मैं फैक्ट्री में सिर्फ पेन ही नहीं बनाता, ठीक है, 10 चीज़ें और भी बनाता हूँ। फैक्ट्री का किराया डायरेक्टली इस प्रोडक्ट का नहीं है, वो सबका क्या है, कॉमन है। तो जो कॉमन है तो एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं होकर के क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैं किसी नामी कंपनी को रॉयल्टी पे करता हूँ, उसके ब्रांड से बनाता हूँ, तो उसको जो रॉयल्टी पे कर रहा हूँ, हाँ रॉयल्टी मेरा मटेरियल नहीं है, रॉयल्टी मेरा लेबर नहीं है, क्या हुआ, एक्सपेंस। पर वो एक्सपेंस इस प्रोडक्ट का ही है, इसलिए क्या हो गया, डायरेक्ट। और ये अगर एक्सपेंस इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक नहीं है, जैसे ऑडिट का खर्चा, अब ऑडिटर आप कहेंगे इंसान ही तो है, हर एक इंसान, ये मत कर देना कि वो एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय होना चाहिए। तो अगर वो ऑडिटर मेरा एम्प्लॉय नहीं है, हाँ इंटरनल ऑडिट अगर मैं करवा रहा हूँ एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट के बजाय कौन सा होगा, इनडायरेक्ट। पर ऑडिटर अगर है वो तो आउटसाइड पर्सन है भाई, फिर तो आप कह दोगे रिपेयर मेंटेनेंस कराए फैक्ट्री का, ठीक है, 4 आदमी आकर के फैक्ट्री का पेंट करके गए, वो भी इंसान ही है, वो भी पेंट लेके आए, पर वो पेंट क्या मैंने ख़रीदा,
क्या वो एम्प्लॉयज़ को मैंने सैलरी दी? नहीं, मैंने तो उनको एक फ़िक्स अमाउंट पे किया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। अब वो एक्सपेंस डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, इट विल डिपेंड कि हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर वो खर्चा डायरेक्टली उस प्रोडक्ट का ही है तब तो डायरेक्ट एक्सपेंस, और अगर उस प्रोडक्ट का नहीं है तो इट इज़ कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? ओवरहेड्स। क्लियर? तो ये थोड़ा सा अपन डिस्कस कर रहे हैं कि कॉस्टिंग में किस तरह से क्लासिफिकेशन है। अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइमरी कॉस्ट। क्लियर? और ये ओवरहेड्स को मैं क्या बोलूँगा? सेकेंडरी कॉस्ट। भाई प्राइमरी खर्चा है कि ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये सब चीज़ें लगेगी, इसके अलावा दूसरे खर्चे भी लग रहे हैं। तो अब जब दूसरे खर्चों को जोड़ा जाता है ओवरहेड्स को, ठीक है, तो दिस बिकम्स माई टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, आगे चल के हम ओवरहेड्स को भी क्लासिफाई करना शुरू करेंगे अलग अलग तरह से। एक क्लासिफिकेशन है फैक्ट्री के खर्चे अलग कर दो, ऑफिस के खर्चे अलग कर दो जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स के खर्चे अलग कर दो, और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे अलग कर दो। है तो सब ओवरहेड्स ही। फैक्ट्री के खर्चे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा वो जो सीए की सैलरी है, मैनेजिंग डायरेक्टर की तनख्वाह है, ये सब कंपनी को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। पर इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, इनका सेल से भी कोई लेना देना नहीं है। दे आर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, माल बेचने का जो खर्चा लग रहा है, सेल्स कमीशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन रखे हुए हैं उनको तनख्वाह जो आप दे रहे हो, वो सेलिंग ओवरहेड्स। और लास्ट वाला कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जैसे ही माल बिका फैक्ट्री से या शोरूम से ग्राहक के यहाँ भेजने का खर्चा, तो वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। मतलब फिनिश गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो खर्चा है, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो अपना जो पहला चैप्टर है वो है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा चैप्टर लेबर कॉस्ट। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अलग से चैप्टर नहीं, इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, आप चैप्टर का नाम पढ़ेंगे उसमें लिखा है एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, और पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई हेडिंग नहीं है। मतलब कुल मिला के मटेरियल, लेबर, ये 2 चैप्टर हुए। तीसरा चैप्टर सीधा कौन सा आ जाएगा? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के 2 चैप्टर हैं, एक ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके, और ये जैसे ही 3 चैप्टर अपने हो जाते हैं, इसका मतलब अपन ने बेसिक कॉस्टिंग समझ ली कि मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, लेबर कैसे कैलकुलेट होती है, ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट होता है। वंस दिस इज डन, फिर हमारे ये बाकी के सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। चलिए अब इनमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो दैट बिकम्स माय कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये सब चैप्टर करने के बाद लास्ट कम्स डिसीजन मेकिंग वाला, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो दिस इज व्हाट इज द एंटायर सिलेबस, हाउ इट हैज़ बीन फ्रेम्ड। हाँ, एक्सपेंसेस हैं तो उसकी क्या, उसकी चिंता है? वो तो मटेरियल कौन सा सेम रहेगा, लेबर कौन सा सेम रहेगा, हर चीज़ चेंज होगी। वो सभी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। हाँ, देखिए इंस्पेक्शन का खर्चा आप ये बोल रहे हो ना, आएगा। तो इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस आर जनरली ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। मतलब ना तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में काउंट होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन उसके बीच में आता है। वो अपन जब कॉस्ट शीट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसको कहाँ जोड़ना होता है, क्यों जोड़ना होता है, ठीक है। तो देयर आर मेनी एक्सपेंसेस, ठीक है, जो आपके दिमाग में हो सकता है अभी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, इसको इधर डालूँ कि उधर डालूँ। बट समझिए डायरेक्ट मटेरियल याद रहेगा, चॉकलेट याद रखो, बहुत ईजी, जो चॉकलेट के अंदर गया वो सब डायरेक्ट। इवन ये जो एक एक बूंद जो आप ये फ्लेवर्स डालते हो ना या प्रिजर्वेटिव्स डालते हो, जनरली उसको भी डायरेक्ट मटेरियल नहीं कह के इनडायरेक्ट ही डाला जाता है। रीज़न, आपने कहा साहब इस बार मैंने 50 चॉकलेट बनाई, एक बूंद ये वाला, ठीक है, प्रिजर्वेटिव ऐड किया। अब एक बूंद की कॉस्ट कहाँ से लानी रही, और कई बार वो एक की जगह 2 बूंद भी गिर जाती है। तो जहाँ पे मतलब होता है ना, एक सिंपल सा रूल होता है विच वी कॉल्ड एज
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपने गोडाउन से 100 रुपये का मटेरियल चोरी हो गया, पता लगाओ। आपने कहा ठीक है, एक कमेटी बैठाई, 2 जनों का पूरा थॉरोली चेक करो 100 रुपये का मटेरियल कैसे चोरी हुआ। उन्होंने सब मेहनत करी 1 महीने तक, फिर पता लगाया, और ये 1 महीने की मेहनत की कॉस्ट आ गई 25,000 रुपये। 25,000 रुपये खर्चा करके उन्होंने पता लगा लिया कि 100 रुपये का मटेरियल कौन चोरी करके ले गया। हाँ जी, हाँ जी। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो आप कहेंगे किसी भी चीज़ को, जैसे ही मैं बोलता हूँ ना डायरेक्ट मटेरियल, अंडरस्टैंड, उस पर एकदम आप कहेंगे सब तरफ सिपाही खड़े कर दो, चौकन ना रखो, उस पर पूरी नज़र रखो, कितना खर्चा कहाँ लग रहा है, पूरा डिटेल्ड चाहिए। अब वहाँ पर आपकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व है उसके सामने उतना बेनिफिट भी तो दिखना चाहिए। अब वो एक एक बूंद वाले मटेरियल पे आपने कह दिया नहीं डायरेक्ट है, जब भी वो शीशी लेके जाएगा गोडाउन में से, रोक भाई 2 आदमी साथ में चलेंगे, कितने ड्रॉप्स डाले हैं, बराबर काउंटिंग करेंगे ताकि मैं प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉस्ट निकाल सकूं, और उसमें कॉस्ट कितनी आई 0.002 पैसा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, अब 2 ड्रॉप डाल दी 0.002 की जगह 4 हो जाएगा, उससे मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे डायरेक्ट मटेरियल को भी हम हमारी कन्वीनियंस के लिए किस में टिका देते हैं, इनडायरेक्ट। इसका मतलब एक चीज़ ये भी समझिए, जो मेजर खर्चे लगेंगे वो हमेशा डायरेक्ट मटेरियल के होंगे, इनडायरेक्ट के नहीं होंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल की ओवरऑल कॉस्ट जो आपके प्रोडक्ट में होगी वो हमेशा क्या होगी, कम होगी। डायरेक्ट वालों की क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, मेहनत अगर आप डायरेक्ट कॉस्ट को कम करने की करोगे, बताता है भाई 2 आदमी इस पे लगाओ डायरेक्ट मटेरियल कैसे कम किया जाए, 2 आदमी लगाओ इनडायरेक्ट मटेरियल कैसे कम किया जाए, ठीक है, आदमी का खर्चा सेम आएगा, बेनिफिट किस में ज़्यादा मिलेगा, डायरेक्ट वाले में। तो इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्ट्रक्चर जो है कि कहाँ ध्यान देना है, इट विल बी मोर टुवर्ड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर रादर देन इनडायरेक्ट। इसीलिए तो इनडायरेक्ट को सबको इकट्ठा करके एक ही नाम दे दिया, क्या, ओवरहेड्स। उसमें अपन ने मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस की ज़्यादा माथापच्ची नहीं कर रहे हैं, क्यों कि ओवरऑल मिला के भी वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी, ठीक है, आपने एक सेट देखा, ठीक है, अब उसमें जो कॉस्ट का कंपोनेंट होता है प्राइस का, उसने कहा साहब ये सेट 1 लाख रुपए का है। सबसे ज़्यादा कंपोनेंट किस चीज़ का होता है, मटेरियल का, लेबर का, या ओवरहेड्स का? गोल्ड उसके लिए क्या हो गया, मटेरियल। कौन सा वाला मटेरियल हुआ, डायरेक्ट वाला। यानी कि वो ज्वेलरी के जो पैसे ले रहा है सबसे ज़्यादा उसमें। अच्छा, आप भी हिसाब क्या लगाते हो, इसमें सोना कितना है, उसके कितने अमाउंट बन रहे हैं। अब मान लीजिए पता चला वो 1 लाख रुपए में सोना 25,000 का है और 75,000 कह रहा है हमारा लेबर और एक्सपेंसेस और ये सब है। आप कहेंगे रहने दे भाई, दूसरे के यहाँ देखूंगा। तो अंडरस्टैंड, वो आपको लेबर के पैसे मांगता है ना, आपको थोड़ा अजीब सा लगता है, लेबर के काहे के पैसे ले रहा है, सोना खरीदना आया हूँ। वो कह रहा है भाई बनाने के भी थोड़ा ठीक है, थोड़े से ले ले। तो अंडरस्टैंड, अब वहाँ पर हाईएस्ट कंपोनेंट किसका हुआ, मटेरियल का। लेबर का कंपोनेंट आप कहेंगे 90% तो मान लीजिए मटेरियल का है, ठीक है, 60% बाकी का, सॉरी 10% में से 6-7% लेबर का है, 4-5% किसका होगा, एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स का। वहाँ पे मेहनत किस पे की जाए कॉस्ट कम करने की, मटेरियल पे। अब वो सोना उड़ने देंगे क्या, ठीक है थोड़ा बहुत 100-200 ग्राम तो हमारा रोज़ इधर उधर हो जाता है। तो अंडरस्टैंड, सबसे ज़्यादा मतलब क्या ना, मैंने सिपाही किस तरफ लगाओगे आप, ठीक है, मटेरियल पे, कि वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री आप कुछ भी कर लीजिए, या तो मटेरियल का हाईएस्ट फैक्टर होगा या लेबर हाईएस्ट होगा। सर्विस इंडस्ट्री, वहाँ मटेरियल कम से कम होगा बट हाईएस्ट कंपोनेंट किस, आईटी सॉफ्टवेयर वाले जितने भी कंपनियाँ, उनकी सबसे मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट। भले आप उसको लेबर वर्ड यूज़ मत करो जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, बट है तो डायरेक्ट लेबर ही। अगर मैं सॉफ्टवेयर मेरा प्रोडक्ट है तो उसको बनाने के लिए जितने भी कोडर्स लगे हुए हैं, जितने भी इंजीनियर्स लगे हुए हैं, वो सब उस प्रोडक्ट के लिए क्या हुए, मटेरियल ना, सॉरी लेबर। अब वो डायरेक्ट लेबर वर्ड यूज़ नहीं करके भले ही मैं एम्प्लॉय कॉस्ट कह दूँ, अब मेहनत किस पे की जाएगी,
कि ये एम्प्लॉय कॉस्ट को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि मेरे प्रोडक्ट की वाइबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो। तो इसलिए इस सब्जेक्ट का फोकस जो होगा वो डायरेक्ट पे ज़्यादा होगा। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होगी जिनमें ओवरहेड्स ही ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे फिर आप कहेंगे ओवरहेड्स पे भी क्या करो, ध्यान दो। इसीलिए ओवरहेड्स के 2-2 चैप्टर हैं। वो अलग बात है, चैप्टर एक ही है, एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, एक मॉडर्न सिस्टम है। ओके, दोनों में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, बट अदरवाइज ज़्यादा फोकस हमेशा मटेरियल लेबर पे रहेगा। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज़ हो सकती है जिनमें मटेरियल भी कम है, लेबर भी कम है, वहाँ पे ओवरहेड ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स उनका फोकस क्या होगा कि ओवरहेड्स को किसी तरह से क्या किया जाए, कंट्रोल में रखा जाए। ओके, वही निश सेगमेंट जहाँ आ जाता है ना कि रोल्स रॉयस, उसका शोरूम ऐसा तो है नहीं भाई, ठीक है, कि गेट भी खुद ही खोल रहे हो, ठीक है, एक पंखा चलाना तो भाई, ठीक है। वहाँ उसके शोरूम में जाओगे तो एकदम पहले तो आप कहेंगे नहीं हम आपके यहाँ आएंगे लेने के लिए, ठीक है, हाँ, और ऐसे घुसने भी नहीं देगा, आपने 1 मिनट रोल्स रॉयस देखनी है तो अंडरस्टैंड। अब वहाँ पे हैं जी, हाँ, तो वहाँ पे जो सेल्समैन होगा वो 15,000 की तनख्वाह वाला नहीं होगा, ठीक है तो वो सेल्समैन भी क्या होगा कि 2 लाख वाली तनख्वाह वाला होगा, 5 लाख वाली तनख्वाह वाला होगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, और वो खुद भी हो सकता है कि फॉर्च्यूनर लेके आता होगा तो अंडरस्टैंड। अब वहाँ पर ओवरहेड्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मटेरियल लेबर हो सकता है क्या हो, कम हो, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि ओवरहेड्स को क्या किया जाए, कंट्रोल में रखा जाए। अब जब ये सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स, वी हैव ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। हम ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, इस सब चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, एक अपना, अगर मैं इंटर की बात करूँ, इट इज़ कैलकुलेशन, ठीक है, और साथ साथ में अपने को दिमाग लगाना है कि हाउ वी कैन कंट्रोल दीज कॉस्ट। मतलब ये कैलकुलेशन भी जो करेंगे ना, वो सब कंट्रोलिंग के ऑब्जेक्टिव से ही होगी। ओके, चाहे वो मटेरियल का चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे लेबर का चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे एक्सपेंसेस का चैप्टर पढ़ेंगे, कैलकुलेशन तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसके क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, वो टेक्निक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाले भी होंगे एज वेल एज थ्योरेटिकल भी होंगे। जैसे लेबर की बात करूं, आप कहेंगे लेबर कॉस्ट कैसे कम की जाए, आप कहेंगे तनख्वाह कम दो, उससे कम होती है क्या, सस्ता रहे बार बार हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, मतलब कल से बैच 4 बजे तक कर दूं है जी। आप कहेंगे लेबर को हटा के मशीन लगा दो, नहीं, अब लेबर है उसको कैसे कम किया जाए कॉस्ट, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ा दो लेबर की। देखो बहुत सिंपल सा एक टेक्निक होती है, आप लोग जब सीए करके जाओगे नौकरी में पता चलेगा, 1 2 3 इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड 1 2 3। एक आदमी रखो, उसको 2 जनों जितनी तक तनख्वाह दो, 3 जनों का काम कराओ। अच्छा, अगर आपको आपकी कैपेसिटी से डबल तनख्वाह मिले, ठीक है, तो फिर एकदम आप कहेंगे बस आप जो कहोगे वो सब काम कर लूँगा, तो 3 जनों जितना काम कराओ, तो क्या हुआ, तनख्वाह कितनी लगी, 2 जनों की, काम कितने जनों का हुआ, 3 जनों का, ठीक है। लेबर में पैसा ऐसे ही बचता है, आपने कहा नहीं तेरे को आधे जनों की तनख्वाह दूंगा और एक का काम करूँगा, ठीक है, वो हैं, हाँ, नहीं, वो पहले तो वो आपकी दुकान में, आपकी फैक्ट्री में वही लोग आएंगे जिनको और कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब जो भी भंगार है, ठीक है और वो प्रोडक्ट जितना बनाएगा नहीं उससे ज़्यादा तो ख़राब करेगा, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, 1 2 3 सिस्टम वर्क्स। हाँ, मटेरियल में ऐसा नहीं है कि काम करो प्रोडक्ट में डबल मटेरियल डालो, ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे। वहाँ पे तो आप कहेंगे कि ये 100 ग्राम की जगह कैसे 95 ग्राम किया जा सकता है, कैसे 90 ग्राम किया जा सकता है, कोई नया सप्लायर ढूंढो जो थोड़ा सस्ता दे दे। मतलब अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट वुड बी डिफरेंट फॉर मटेरियल एंड फॉर लेबर। ये नहीं जो अपन लेबर में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वही मटेरियल में लग जाएगा, वही एक्सपेंसेस में लग जाएगा, कि ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करना अलग चीज़ है। कानून भी खूब सारे आ जाएंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट,
ठीक है, टाइमिंग ऑफ वर्कर्स, ओवर टाइम, ठीक है, संडे को बुला लिया तो क्या होगा, ठीक है, हाँ वो लेबर पे एप्लीकेबल है वो। यहाँ पे अगर मैं संडे को बुलाता हूँ, लेबर मैं हूँ। मैं अब इस सर्विस इंडस्ट्री में हम लेबर ही हुए ना भाई। अब ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट दे करके नाम अच्छा करते हैं। हाँ अच्छा, एक खास बात और, स्टडी मटेरियल अगर आप देखेंगे उसमें हेडिंग है एम्प्लॉय कॉस्ट, और बाकी पूरे चैप्टर में कई वर्ड एम्प्लॉय नहीं यूज़ किया है, लेबर। पुराना नाम लेबर कॉस्ट ही था, उनको लगा नहीं थोड़ा नाम अच्छा किया जाए, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस इज़ व्हाट इज़ द सब्जेक्ट अपना। तो पहला चैप्टर अपना शुरुआत मटेरियल से, ओके, कि मटेरियल कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव कॉस्ट की कैलकुलेशन और उसको कंट्रोल करने के तरीके। आप कहेंगे मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन में क्या रखा है, जैसे अपन अभी इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में भी यही समझ रहे थे कि कॉस्ट में क्या रखा है, पता चला ब्रोकरेज भी जोड़ो, ब्याज भी घटाओ, ये करो, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, डिस्काउंट जोड़ना है, कम करना है, ये जोड़ना है, वो कम करना है, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, और हाँ वो तो एक बेसिक सा काम है। और उसके बाद कॉस्ट को कंट्रोल करने के क्या क्या टेक्निक्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल और कुछ थियोरेटिकल, ओके। तो मोस्टली प्रैक्टिकल, कुछ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के हाँ इससे से भी कॉस्ट बचाई जा सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, जस्ट इन टाइम, कि मटेरियल उस वक्त ही खरीदो जब चाहिए, तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, कंट्रोल होगी, ये क्या हो गया, थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकल है कि स्टॉक में कितना माल रखना है, कि इतना रखें तो क्या होगा, इतना रखें तो क्या होगा, वो सब क्या हो गई, कैलकुलेशन वाली चीज़ें। तो दैट इज़ ऑल व्हाट विल बी स्टडिंग। तो आज बस इतना बहुत है, कल शुरू करेंगे।